सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज पंचमी है, परंतु वसंत पंचमी है। आज का पवित्र दिन पे हम जुड़े हैं। यह दिन माँ सरस्वती को समर्पित है। बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए ये विशेष दिन आज पंचमी का है। आज हम मिल रहे हैं। आज पुनरुत्थान विद्यापीठ में भी एक 2018 से आचार्य अध्ययन योजना चल रही है। तो हर वसंत पंचमी को इस आचार्य अध्ययन योजना के जो अध्येता रहते हैं, इस अध्येता का 5 दिन का एक अभ्यास वर्ग वसंत पंचमी से प्रारंभ भी होता है। क्योंकि मैंने पूर्व में कहा कि ये आज का जो दिन है वो ज्ञान प्राप्ति का है और देश भर से नए अध्येता भी आज से जुड़ेंगे, इसमें नई अध्ययन इसका प्रारंभ करेंगे। तो आज पुनरुत्थान विद्यापीठ में इस वर्ग का प्रारंभ भी हो रहा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए, अध्ययन के लिए देश भर से अन्य कार्यकर्ता नए भी इसमें जुड़ेंगे। आज सुबह से इनका प्रारंभ होगा। हमने अर्थनिरपेक्ष शिक्षा, स्वायत्त शिक्षा के कई आयामों की ताई ने हमें पूर्व में 2-3 सत्रों में हम बात की है। समाज को कितना अर्थ निरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा के लिए कितना सुदृढ़ बनाना चाहिए, सुदृढ़ बनना चाहिए, और हमें किस तरह से अर्थ निरपेक्ष शिक्षा के बारे में विचार चिंतन मनन करना चाहिए, इसके बहुत सारे बिंदु हमने समझे। हमने हमारे मन में जो जिज्ञासा थी वो भी ताई के समक्ष रखी थी। तो अभी आगे इस सत्र को चलाने के लिए मैं ताई को निवेदन करता हूँ और हमारी अंतिम 15 मिनट रहेगी, वो जो रहती है वो आपके जिज्ञासा प्रश्न जो भी होगा इसके लिए हम रखेंगे। अभी ताई से निवेदन करता हूँ कि इस चिंतन सत्र को आगे ले। राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। अभी विपुल भाई ने वसंत पंचमी, आचार्य अध्ययन योजना और हमारे अन्य कार्यक्रमों के बारे में बताया। हमारा ये राम विद्यापीठ का चिंतन सत्र आधे मार्ग पर पहुंचा है। हमने इसके अनेक पहलुओं के बारे में चिंतन किया है। अपने पितामही विद्यापीठ के संबंध में सुना होगा कि वह भी आधे रास्ते में पहुंचकर अब प्रत्यक्ष पितामही विद्यापीठ की स्थापना ही होने जा रही है और कुटुंब शिक्षा को लेकर जितने भी प्रयास अब तक हुए हैं उन सब को एक व्यवस्था में बांधने का वह प्रयास है। इसी प्रकार से अब हमारे चिंतन को भी आधे रास्ते से एक अलग मोड़ पर हमें चलाना है। उस चिंतन में आपको सहभागी होना है। अब तक हम सब सुन रहे हैं, अब हमको साथ में चिंतन करना है। वह इसके व्यावहारिक पक्षों पर भी होगा। इसलिए इसमें से हम कार्य योजना पर कैसे जाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी सुना है कि यह वर्ष हमारा चिंतन का रहेगा, इसके बाद कार्य योजना होगी और कार्य योजना के बाद प्रत्यक्ष क्रियान्वयन होगा। तो अब हमारा चिंतन कार्य योजना का आधार बन सके उस दिशा में जाएगा। इसलिए आपको इस चिंतन में सहभागी होना है। इसका अर्थ है कि यह सत्र समाप्त होने के बाद
जो शेष 15 दिन बचते हैं दूसरा चिंतन सत्र आने के लिए, उसमें भी आपको चिंतन करते रहना है। और इस पूर्ण राम विद्यापीठ के जो रचना है उसमें आपको जुड़ना भी है। ऐसा निवेदन तो मैं अवश्य कर सकती हूँ, क्योंकि जिस पद्धति से आप जुड़ते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सुनते हैं, उससे ये तो लगता है कि हम सब इसमें बहुत रुचि रखते हैं। तो अब हमारी रुचि थोड़ी सक्रिय भी होनी चाहिए। राम विद्यापीठ यह समग्र शिक्षा की योजना है। मैं थोड़ा सा पुनरावर्तन कर रही हूँ। समग्र शिक्षा की योजना किसे कहते हैं? तो पहला है, वह संपूर्ण देशवासियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का प्रश्न जो उलझा है वो पूरे देश के लिए उलझा है। भारत में भारत की शिक्षा होनी चाहिए, वह कोई एक राज्य को या जनजीवन के एक तबके को लागू नहीं होता, वह तो 140 करोड़ की जनसंख्या को लागू होता है। इसलिए समग्र शिक्षा योजना का एक हिस्सा है, एक आयाम है, समस्त भारतीय प्रजाजन को ध्यान में लेना, प्रजाजन की शिक्षा को ध्यान में लेना, उनकी शिक्षा की स्थिति क्या है उसको ध्यान में लेना और इसकी कार्य योजना बनाना। समग्र शिक्षा योजना में योजना ही तो मुख्य भाग है और समग्र शिक्षा दूसरा भाग है। तो यह योजना 140 करोड़ जनसंख्या के लिए होनी चाहिए। अब इसका और एक महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत वर्तमान विश्व स्थिति में अहम स्थान रखता है। प्राचीन काल में हो या मध्यकाल में हो या अर्वाचीन काल में हो, भारत हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा है और समस्त दुनिया को बौद्धिक, सांस्कृतिक, ज्ञानात्मक मार्गदर्शन देता रहा है और विश्व ने भी इसको गुरु माना है। आज हम लोग विश्व गुरु ऐसे शब्द सुनते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? हमें विश्व गुरु बनना है ऐसा नहीं। जैसे हम कहते हैं ना, हाँ हाँ हम युद्ध में उतरे हैं, हमें युद्ध में जीतना है। ये जो रणभूमि का युद्ध होता है वो शत्रु को पराजित करके जीता जाता है, परंतु सांस्कृतिक क्षेत्र का युद्ध है वो युद्ध ही नहीं होता। हम कहते हैं कि हम विश्व को जीतेंगे, तो जीतेंगे इसका अर्थ नहीं है कि विश्व को पराजित करेंगे। विश्व के देशों को पराजित करके हमें नहीं जीता जाता, उनको हृदय से जीतने से, प्रेम से जीतने से, ज्ञान से जीतने से, उनको मन से जीतने से जीता जाता है। तो ऐसे युद्ध में इसको समर भूमि का युद्ध कहा ही नहीं जाता। इसको जो सांस्कृतिक युद्ध है वो तो युद्ध हम कहते हैं, वह तो उनको अपना बनाकर जीता जाता है। तो प्राचीन काल से लेकर सर्वकालों में भारत ने सांस्कृतिक श्रेष्ठता सिद्ध की है, प्राप्त की है। वह तो विश्व ने भारत की श्रेष्ठता को माना इसलिए है क्योंकि हम विश्व को अपने ही जैसा श्रेष्ठ, अपने ही जैसा समृद्ध, अपने ही जैसा सुसंस्कृत, अपने ही जैसा ज्ञानवान और अर्थव्यवस्था में भी निपुण, कला कारीगरी में निपुण और रीति नीति में निपुण ऐसा बनाना चाहते थे, उनके जीवन को उन्नत बनाना चाहते रहे हैं। और हमारा सूत्र रहा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम आर्य हैं तो पूरे विश्व को भी आर्य बनाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं तो विश्व को भी श्रेष्ठ बनाएंगे। ऐसे ही हमारे हमेशा के प्रयास रहे हैं। इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि हम विश्व गुरु हैं या हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हम विश्व गुरु बनने की चाह से विश्व भर में नहीं गए हैं, परंतु विश्व ने ही माना है कि भारत हमारा गुरु है।
आज भी विश्व स्थिति ऐसी है, ऐसे ऐसे संकटों से विश्व घिरा है कि उससे मुक्ति तो भारत के मार्गदर्शन से ही प्राप्त हो सकती है। पुनः विश्व भारत से अपेक्षा कर ही रहा है। अभी उनकी स्थिति ऐसी होगी कि उनको भारत से अपेक्षा करनी चाहिए या की जा सकती है, ऐसा नहीं कदाचित मालूम होगा। अभी वे अहंकार या दुस्थिति से घिरे हुए होंगे तो वे समर भूमि के युद्ध की बात करते होंगे, परंतु इतिहास बताता है कि इन विश्व को संकटों से मुक्त करने का दायित्व भगवान ने ही उसे दिया है। और ऐसा पुरातन काल के अनुभव से विश्व ने भारत को अपना गुरु माना है। इस अर्थ में हम विश्व गुरु रहे हैं। आज भी हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, वह तो अलंकारिक है, अपेक्षा है, परंतु विश्व गुरु हमारे इस प्रकार की घोषणा से नहीं हुआ जाता। विश्व जब हमसे, हमारी संस्कृति से, हमारी जीवन शैली से प्रभावित होकर उसका अनुसरण करने लगता है और अपने आप को संकटों से मुक्त हुआ अनुभव करता है, तब वह हमें गुरु मानता है। तो ऐसा करना आज भी हमें स्मरण में तो रखना चाहिए कि हमें विश्व को संकटों से मुक्त करना है। तो समग्र शिक्षा योजना का दूसरा आयाम यह है कि हम विश्व स्थिति को पहचाने और उसमें हमारी भूमिका हम कैसे निभा सके, इसका विचार करें। तो पहला मुद्दा हुआ देश की 140 करोड़ जनसंख्या की समग्र शिक्षा की बात करना। दूसरा है विश्व को वर्तमान संकटों से मुक्त होने का रास्ता दिखाना। आज ये प्रश्न और भी अहम हो गया है क्योंकि संचार माध्यमों के प्रभाव से विश्व एकदम छोटा हो गया है। कहते हैं ना, इट्स ए ग्लोबल विलेज, एक ग्राम है परंतु ग्लोबल ग्राम है, क्योंकि संपर्क और संचार इतना सरल हो गया है। तो ये दूसरी बात हुई कि समस्त विश्व को संकटों से मुक्त करना। तीसरा समग्र शिक्षा योजना का अंग है वह यह कि हम विश्व को समस्त संकटों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम अपने में स्थित हो। हम लोग ऐसा हमेशा सुनते हैं, भारत को भारत बनना है, भारत को ज्ञान के प्रकाश में रत रहना है। तो भारत को भारत बनना यह समग्र शिक्षा योजना का तीसरा अंग है, क्योंकि जब भारत भारत बनेगा तभी तो विश्व का मार्गदर्शन कर पाएगा, विश्व की अपेक्षाएं पूर्ण करेगा। इसलिए भारत को भारत बनना है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है भारत की जीवन दृष्टि क्या है, जीवन और जगत को देखने की रीति क्या है, इसको जानना। उसके आधार पर हमारे देश भर के विद्यालयों के कक्षा कक्षों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं, जो ज्ञान दिया जाता है, जो जानकारी दी जाती है, जो अनुभव दिया जाता है, जो कार्य कौशल सिखाया जाता है, उसमें भारतीय दृष्टि होना, ये इसका तीसरा अंग है। और चौथा अंग है समस्त देशवासियों को आजीवन शिक्षा की व्यवस्था देना, क्योंकि हम मानते हैं कि शिक्षा केवल विद्यालय में जाने के 10-15 वर्षों तक ही नहीं चलती, वह आजीवन चलती है। कोई भी व्यक्ति विद्यालय में जाता है, उससे पूर्व घर में रहता है, घर में जन्म लेता है, घर में उसका संगोपन होता है, संस्कार होता है, सुरक्षा होती है, तब भी शिक्षा का प्रारंभ तो हो ही गया होता है, तब उसे शिक्षा मिल रही होती है, उसका चरित्र निर्माण शुरू होता है, चरित्र का गठन भी शुरू होता है। तो विद्यालय जाने से पूर्व भी घर में उसकी शिक्षा होती है। विद्यालय में जाना बंद कर दिया, माने विद्यालय का अध्ययन पूर्ण हो गया,
पदवी प्राप्त हो गई और उस पदवी का उपयोग करके अर्थार्जन शुरू भी हो गया, गृहस्थी शुरू भी हो गई। अब विद्यालय में नहीं जाना है। विद्यालय कहने से मेरा तात्पर्य महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान आदि सब है। अब उसमें नहीं जाना है, उसका प्रयोजन पूर्ण हो गया। तब भी शिक्षा तो निरंतर बनी ही रहती है। गृहस्थी हो, वानप्रस्थाश्रम हो, संन्यास्ताश्रम हो, युवावस्था हो, प्रौढ़ अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, सीखना तो है ही, आगे तो बढ़ना है ही, विकास तो करना है ही। तो ये शिक्षा जीवन भर चलती है। तो विद्यालय में जाने से पहले भी होती है, विद्यालय में जाना पूर्ण करने के बाद भी होती है। तो समग्र शिक्षा योजना का और एक अंग है आजीवन शिक्षा की व्यवस्था करना। और विद्यालय में जाना पूर्ण हो गया, अब गृहस्थी शुरू हुई, अर्थार्जन शुरू हुआ, तो अब घर से बाहर भी जाना तो शुरू ही है। हम कार्यालय में जाते हैं, कारखानों में जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, हम शादी ब्याह जैसे प्रसंगों में जाते हैं, हम अनेक 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 कामों से घर के बाहर जाते हैं, अर्थार्जन के लिए, तीर्थाटन के लिए और किन्हीं कारणों से जाते हैं। वहां भी हमारी शिक्षा तो होती ही है। वहां हमें बहुत कुछ नया नया जानने को मिलता है, अपने आप को नए से मोल्ड करना भी होता है, तो वह भी शिक्षा का केंद्र है। इन सारा घर से और विद्यालय से बाहर जो हमारी शिक्षा होती है, जाने अनजाने होती है, हम चाहे न चाहे तो भी होती है, हम प्रयास करें न करें तो भी होती है, हम प्रभावित तो होते ही रहते हैं। हमारे विचार बदलते रहते ही हैं, हमारा एटीट्यूड बदलता ही रहता है। क्योंकि वह प्रभावित होता है और आवश्यकता के अनुसार और हमारी बुद्धि शक्ति के अनुसार हम अपने व्यवहार का, अपने विचारों का, अपने एटीट्यूड का परिवर्तन करते ही रहते हैं। यह भी शिक्षा की ही प्रक्रिया है। तो इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक शिक्षा। घर और विद्यालय को छोड़कर अन्यत्र जो हमारी शिक्षा होती है, उसको हमने भले ही आज टेक्निकली शिक्षा के अंतर्गत नहीं माना, तो भी सर्वार्थ में यदि शिक्षा का विचार करना है तो उसको तो मानना ही होगा। तो संपूर्ण संसार हमारे शिक्षा का केंद्र है। जहां भी जाएंगे वहां हमको शिक्षा प्राप्त होगी। इस घर और विद्यालय के अलावा जो शिक्षा होती है, उसका केंद्र हमने प्रतीकात्मक रूप से मंदिर को माना है और उसका दायित्व दिया है, वो व्यक्ति के नाते धर्माचार्य को दिया है। विद्यालय का शिक्षा का दायित्व शिक्षक का है और घर का दायित्व हमारे माता पिता का, माने गृहस्वामी और गृहस्वामिनी का है। और धीरे धीरे जब गृहस्वामिनी पितामही बनती है तो उसका होता है। ऐसे 3 शिक्षा के केंद्र और 3 शिक्षा का दायित्व निभाने वाले लोग। तो समग्र शिक्षा योजना में घर, विद्यालय और मंदिर, ये तीनों स्थानों पर संपूर्ण जन समाज को प्राप्त होने वाली शिक्षा का विचार करना चाहिए। अब आप देखेंगे कि समग्र शिक्षा योजना का विचार राम विद्यापीठ में होता है। घर में होने वाली शिक्षा का विचार पितामही विद्यापीठ में होता है और घर और विद्यालय को छोड़कर बाकी स्थानों पर होने वाली शिक्षा का विचार, जिसको हमने एक शब्द में कहा है लोक शिक्षा, वह मंदिर में होता है। तो उसको हम व्यास विद्यापीठ के नाते चिंतन का विषय बना रहे हैं। तो घर, विद्यालय और लोक, इसको हमने 3 प्रकार के विद्यापीठों में विभाजित किया। पितामही विद्यापीठ, राम विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ। और इनके अलग पहलुओं को लेकर
आगे अन्य प्रकार के विद्यापीठों का भी विचार तो होगा, उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे, परंतु अभी हमारे 3 हैं, वो घर, विद्यालय और मंदिर, इन 3 केंद्रों के उपलक्ष्य में है। तो समग्र शिक्षा योजना में अब इन तीनों में भी प्रमुख कौन है? इन तीनों में भी प्रमुख राम विद्यापीठ है, क्योंकि विद्या केंद्रों को ही अभी घर में होने वाली शिक्षा का भी विचार करना होगा और लोक में होने वाली शिक्षा का भी विचार करना होगा। लोक की लोक में होने वाली शिक्षा, घर की अर्थात कुटुंब में होने वाली शिक्षा, ये पितामही विद्यापीठ और वह व्यास विद्यापीठ, ये दोनों ही समग्र शिक्षा योजना के अंग हैं। इसलिए मुख्य हुआ राम विद्यापीठ। उसकी शिक्षा योजना पितामही विद्यापीठ का भी समावेश करती है और व्यास विद्यापीठ में होने वाली शिक्षा का भी समावेश करती है। उस दृष्टि से हमें समग्र शिक्षा योजना और राम विद्यापीठ का प्लेसमेंट कैसा होगा, इसका विचार करना होगा, क्योंकि हमें समस्त देश के लिए और जीवन के सभी आयामों का समावेश करते हुए शिक्षा की योजना करनी है, तो उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। देश भर में ये कैसे चलेगा, इसका विचार करना होगा। कैसे चलेगा, इसका विचार हमने एक स्वतंत्र चिंतन सत्र में शुरू किया है। अभी विपुल भाई ने उल्लेख किया था अर्थ निरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा, ये तो चलनी ही चाहिए, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष, व्यवस्थात्मक पक्ष और आर्थिक पक्ष, इन तीनों का एक साथ विचार करना है। तो ज्ञानात्मक पक्ष की चर्चा और चिंतन देश भर में अनेक स्थानों पर की जाती है। अभी नई शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसका विभाग शुरू हुआ है, उसमें भी ज्ञानात्मक पक्ष की चर्चा तो होती है। देश भर में अनेक संगठन चल रहे हैं जो शिक्षा का विचार करते हैं, उसमें भी ज्ञानात्मक पक्ष की चर्चा तो होती है। अनेक गुरुकुल नए से शुरू हुए हैं, उनमें भी ज्ञानात्मक पक्ष की चर्चा तो होती है। वह तो विषय बड़ा व्यापक है और बहुत लोग उसको कर भी रहे हैं, परंतु अनुभव यह आता है कि स्वायत्त अर्थनिरपेक्ष शिक्षा का विचार नहीं करेंगे तो ज्ञानात्मक पक्ष भी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा का एक स्वतंत्र विभाग बनाकर, स्वतंत्र योजना करके हम विचार तो कर ही रहे हैं। तो ये राम विद्यापीठ का एक महत्वपूर्ण आयाम होगा और आप इस दृष्टि से इन सभी बातों को देखेंगे तो ऐसा अवश्य लगेगा कि राम विद्यापीठ के चिंतन सत्र में जुड़ना है तो हमें पितामही विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ और अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा, इनके चिंतन सत्रों में भी जुड़ना होगा, क्योंकि ये सारे परस्पर पूरक हैं। राम विद्यापीठ के विषय को भी पुष्ट करते हैं और राम विद्यापीठ का चिंतन इन सबको भी लाभान्वित करता है। ये एक ही बड़े विषय के सारे आयाम हैं। तो अभी जो मैं कह रही थी वो मुद्दा ये है कि राम विद्यापीठ के क्रियान्वयन के लिए, क्रियान्वयन के पक्ष को ध्यान में रखेंगे तो पूरे देश भर में इसका नेटवर्क बनाना होगा। राम विद्यापीठ अन्य जितने भी प्रकार के विद्यापीठ होते हैं उन सभी के कुलपतियों को शिक्षित करने का, तैयार करने का एक केंद्र होगा। हमने एक सत्र में उसके हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट की, शोध के डिपार्टमेंट की बात की थी। तो मूल जो शोध विभाग होगा उसमें हमने कहा था कि पहले तो भारतीय जीवन दृष्टि, बाद में जितने भी विषय हैं उन सब का अंगांगी संबंध,
और तीसरा, हर विषय के लिए अध्यात्म निष्ठ बनकर विषयों के सैद्धांतिक पुनर्रचना, इतना तो होगा। साथ में इस विभाग में देश में जितने भी प्रकार के, जितने भी छोटे बड़े आयाम, जितने भी अंग उपांगों को लेकर विद्यापीठ चलेंगे, उन सब के कुलपतियों की शिक्षा इस राम विद्यापीठ में होगी। क्योंकि वे सारे विद्यापीठ अपने अपने विषय में स्वायत्त होंगे, तो भी अपना ज्ञान स्रोत वे राम विद्यापीठ को ही मानेंगे। समग्रता में चर्चा, समग्रता में चिंतन राम विद्यापीठ में होगा। अब कुलपतियों की शिक्षा है, तो फिर एक संपूर्ण विद्यापीठ कैसे चलाना होता है, इसके अंग उपांग क्या होते हैं, इसकी शिक्षा होगी। तो फिर इसमें अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा की भी चर्चा होगी। वो कैसे चलाना, तो ये देखना होगा। तो राम विद्यापीठ में और क्या होगा, तो एक केंद्र होगा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऐसा हम कह सकते हैं, अथवा यह केंद्रीय विद्यापीठ है, ऐसी इसकी प्रतिष्ठा होगी, ऐसी इसकी रचना होगी। प्रतिष्ठा का अर्थ है रचना कौशल, रचना की क्षमता और संचालन की क्षमता, ये होगा। यहीं से देश भर में दो बातें होंगी। एक, राम विद्यापीठ की ही शाखा उपशाखाएं होंगी, तो उसके भी कुलपतियों उसके भी कुलपति तो यहाँ से आएंगे, राम विद्यापीठ से ही आएंगे। तो देश भर में कितनी संख्या में अभी पहले चरण में राम विद्यापीठ की शाखाएं कर सकते हैं? तो हो सकता है अभी हम जो चिंतन कर रहे हैं उसको धीरे धीरे व्यावहारिकता की कसौटी पर डालकर परिवर्तन का प्रावधान तो करना ही है, परंतु ये प्रारंभिक कच्ची चर्चा, कच्ची रूपरेखा हमारे मन में तो होनी चाहिए। तो देश भर में हो सकता है कि सबसे पहले चरण में 10 उपशाखाएं हो, फिर 10 की ही 15, 20, 25 तक हो, क्योंकि देश इतना बड़ा है, इसलिए वह तो इतना बड़ा होना ही, इतनी संख्या में अधिक होना ही चाहिए। तो पहले चरण में इसकी उपशाखाएं होना और उसका क्षेत्र तय होना और उस क्षेत्र में उन्होंने राम विद्यापीठ की संकल्पना को प्रतिष्ठित करना, ऐसा काम रहेगा। तो वहां भी उच्च शिक्षा में जीवन दृष्टि और अंगांगी संबंध और सभी आयामों का एकत्र विचार, ये बातें तो होंगी। तो उस क्षेत्र में ये विचार करना उस शाखा का काम होगा। उसके बाद चलते चलते वे जो शाखाएं हैं उनकी प्रशाखाएं होंगी और वहां भी उसी प्रकार से चलेगा। इस प्रकार से पूरा राम विद्यापीठ का नेटवर्क पूरे देश भर में होना। एक दूसरा आयाम भी है, जैसे जैसे वे विद्यापीठ परिपक्व होते जाएंगे, अनुभवी होते जाएंगे, प्रतिष्ठित होते जाएंगे, समर्थ होते जाएंगे, वैसे वैसे वे पूर्ण स्वायत्त भी हो सकते हैं। इसलिए स्वायत्तता ये तो प्रत्येक विद्यापीठ का मूल लक्षण तो होगा ही। ऐसे देश भर में समग्र शिक्षा योजना की संकल्पना को लेकर काम करने वाले राम विद्यापीठ अपनी शाखा उपशाखाओं सहित कार्य करते होंगे। ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि अगले ही वर्ष ये हो जाएगा। इसको होने में 15-20 वर्ष कम से कम लग सकते हैं। वो भी आज से शुरू करके अगर हम सब लोग बहुत काम करने लगते हैं, संपूर्ण बुद्धि शक्ति, हमारे समय की अनुकूलता, वृत्ति, मानसिकता सब लगाकर सब काम करने लगते हैं,
तब 20 वर्षों में राम विद्यापीठ की देश भर में शाखा प्रशाखाएं हो सकती है। ये ऐसे ही आराम से करने वाली बात तो नहीं रहेगी। तो फिर ऐसे काम करने वाले लोग भी चिंतन सत्र में से हमें मिलने चाहिए। चिंतन सत्रों की व्याप्ति भी बढ़नी चाहिए और अनेक लोग चिंतन सत्र में अपना चिंतन प्रस्तुत कर सके, ऐसे मिलने चाहिए। जब व्यवहार की बातें करते हैं तो वे केवल कल्पना की नहीं होती, वहां तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से सक्रिय होना पड़ता है। तो ऐसे सक्रिय लोग पहले आइडेंटिफाई करना और देश भर में इस विचार का प्रसार करना, ये हमारे कार्य का एक महत्वपूर्ण चरण होगा। इसी के साथ साथ समानांतर रूप से पितामही विद्यापीठ का भी प्रसार होता जाएगा। उसका भी एक केंद्र और उसके आधार पर शाखा प्रशाखाएं चलती जाएंगी और जितने भी प्रकार के विद्यापीठ होंगे उनका संकलन करने वाले राम विद्यापीठ की शाखा प्रशाखाएं तो होंगी। तो आज हम राम विद्यापीठ की बात कर रहे हैं ना, वो सभी का संकलन करने वाला, सभी का मार्गदर्शन करने वाला और सारे मिलकर विचारों को एक खूंटी पर बांधने वाला ऐसा विद्यापीठ राम विद्यापीठ होगा। पितामही विद्यापीठ तो अभी शुरू हो ही जाएगा और व्यास विद्यापीठ भी हो सकता है बहुत शीघ्र, नजदीक के भविष्य में शुरू होगा। और कितने प्रकार के विद्यापीठ होंगे, हो सकते हैं। तो राम विद्यापीठ के ही ये अंग प्रत्यंग होंगे। जैसे अभी पितामही विद्यापीठ भी आपको विपुल भाई ने बताया होगा, नहीं तो मैं बताती हूँ। इसका अधिकृत नाम पुनरुत्थान पितामही उपविद्यापीठ ऐसा होगा। ये किसका उपविद्यापीठ है? राम विद्यापीठ का उपविद्यापीठ है। ये किसका विद्यापीठ है? पुनरुत्थान का है। इसलिए पुनरुत्थान शब्द तो इसमें आना चाहिए, नहीं तो आप व्यवहार में ही कल्पना करके देखो कि राम विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ, व्यास विद्यापीठ, ये तो सूची बनी और उनका नाम जैसे बताता है वे सब समांतर, स्वतंत्र, एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं, ऐसे विद्यापीठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, नेटवर्क बनाना है तो प्रारंभिक स्तर में तो इसी प्रकार से बनाना होगा। तो पितामही विद्यापीठ इसीलिए पुनरुत्थान पितामही उपविद्यापीठ ऐसा उसका नामकरण होगा। परंतु व्यावहारिक बोलचाल में हम पितामही विद्यापीठ ही कहेंगे। वो अंडरस्टूड है, गृहीत है कि यह पुनरुत्थान का है और राम विद्यापीठ का उपविद्यापीठ है। अभी पुनरुत्थान विद्यापीठ नाम है तो उसका उपविद्यापीठ ऐसा नाम है। व्यास विद्यापीठ होगा समझो तो वही होगा, पुनरुत्थान व्यास उपविद्यापीठ ऐसा ही होगा। तो अभी 2 अंग हुए, माने 3 केंद्र जो हमारे हैं, घर, विद्यालय और मंदिर, इन तीनों का प्रथम चरण में विचार हुआ। उसमें भी राम विद्यापीठ के ही ये 2 अंग हैं, इसको भी हमने स्पष्ट किया। अब और कैसे कैसे होंगे? हमारे समाज जीवन को संचालित करने वाले जिस जिस प्रकार के आयाम हैं, उस प्रकार के विद्यापीठों की रचना हमको करनी चाहिए, उसकी कल्पना करनी चाहिए। उदाहरण के लिए देश की अर्थव्यवस्था को धर्मानुकूल बनाना है तो फिर हमको विचार करना होगा। कैसे विचार करना? हम देखेंगे कि हमारा संपूर्ण समाज जीवन, हमारा जन जीवन त्रिवर्ग पुरुषार्थ के आधार पर चलता है। पुरुषार्थ चतुष्टय शब्द हमने सुना है। ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को पराक्रम करके प्राप्त करने वाला जीवन का वह आयाम।
तो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 को मनीषियों ने 2 विभागों में विभाजित किया है। एक तरफ है 1 पुरुषार्थ, दूसरी तरफ है 3। धर्म, अर्थ और काम ये एक पक्ष में है, मोक्ष ये दूसरे पक्ष में है। 3 पुरुषार्थों का मिलकर उसको त्रिवर्ग पुरुषार्थ कहते हैं और मोक्ष को अपवर्ग कहते हैं। 3 पुरुषार्थ जो हैं वो इस विश्व में हमारा जो जीवन है, हमारा व्यक्तिगत रूप से देखें तो जन्म से मृत्यु पर्यंत का जो जीवन है उससे संबंधित है। मोक्ष इन सांसारिक जीवन के परे जो एक स्थिति है। कुछ लोग कहते हैं मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के चक्र से जो मुक्त हो जाते हैं उनको मुक्त कहते हैं, मुक्ति दिलाने वाला पुरुषार्थ मोक्ष है। कुछ लोग कहते हैं जीवन में ही ये मन की मुक्त अवस्था होती है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। हम उस मुक्ति की परिभाषाओं और चर्चा में अभी नहीं जाएंगे, परंतु इस सांसारिक जीवन से परे जो एक स्थिति होती है उसके साथ मोक्ष पुरुषार्थ का संबंध है, इसलिए उसको अपवर्ग कहते हैं। यह त्रिवर्ग और वह अपवर्ग, इन 3 पुरुषार्थों का एक दूसरे के साथ संबंध है और फिर इन तीनों का मिलकर उनका संबंध मोक्ष से है। ये संबंध कैसा है? तो हमारे जीवन की मूल प्रेरणा काम है। काम माने इच्छाएं, काम माने वासनाएं, काम माने प्राप्तव्य लगता है हमको वह सब। काम माने चाहिए की भाषा, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, वैसा बनना है, यहाँ पहुंचना है। ये जो सारा हमारा मनोव्यापार है वह काम है। ये काम बहुत अड़चने पैदा करता है। ये काम हमको बहुत संकट में भी डालता है। कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मैंने कभी शरीर स्वास्थ्य खराब होता है, कभी मनो स्वास्थ्य खराब होता है, कभी हम पागल हो जाते हैं, कभी हम उत्तेजित हो जाते हैं, कभी हम भटक जाते हैं। ऐसी सारी बातें काम के कारण से होती हैं। चाहिए चाहिए चाहिए, लोभ, मोह माने आसक्ति, लालच, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या माने मेरे पास तो है परंतु इसके पास क्यों है, इसके पास नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या होती है। मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है तो भी ईर्ष्या होती है। और दूसरे की कोई मूल्यवान चीज यदि खो गई, फट गई, नष्ट हो गई तो हमें आनंद होता है, सुख मिलता है। ये सब काम की लीला है। इस काम को हम नेस्त नाबूद तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? परमात्मा के काम संकल्प से ही यह विश्व निर्माण हुआ है, तो वो तो रहेगा। काम सभी के हमारे व्यक्तित्व में मन बनकर रहा है। यह मन तो नष्ट नहीं हो सकता। मन बहुत बलवान है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत जिद्दी है। ये सारा वर्णन भगवत गीता में मन के बारे में कहा भगवान ने। तो उसको तो हम नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? ये ऐसा तो सब है लेकिन बलवान भी है ना। इच्छा शक्ति नाम की भी एक बहुत बड़ी शक्ति भी है। मन में आया तो वो कर ही सकते हैं। इसलिए मन को संयम में रखना, मन की शक्ति का उपयोग करना, मन भटक न जाए और हम सबको भी भटका न दे, बाकी बुद्धि को भी भटका न दे, इसलिए मन को वश में रखना। ये इसीलिए काम पुरुषार्थ माना। ये नहीं होगा तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, इसलिए काम पुरुषार्थ प्रथम है।
काम पुरुषार्थ के लिए ही हम अर्थ पुरुषार्थ में जाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा है, वैसा है, तो फिर ऐसा प्राप्त भी करना पड़ेगा। तो उसको लेकर समृद्धि है, उसको लेकर हमारी काम पूर्ति है। इसलिए काम की प्रेरणा से हम अर्थ पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होते हैं। परंतु इन दोनों के लिए कुछ नियम चाहिए, कुछ व्यवस्था चाहिए। अगर वो नहीं रहा तो ये दोनों ही बहुत बड़े अनिष्ट का कारण बनेंगे। इसलिए उन दोनों के नियमन के लिए धर्म पुरुषार्थ है। ऐसा यह धर्म, अर्थ और काम का संबंध है। इन संबंधों में धर्म के नियमन में रहने वाला अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग का आपसी संबंध है। अगर ये तीन व्यवस्थित हो गए तो मोक्ष तो अपने आप प्राप्त होने वाला है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा जो हमारा संबंध है, ऐसी जो रचना है, उसको शिक्षा व्यवस्था का आधार बनाना पड़ेगा। इसलिए ये पुरुषार्थ चतुष्टय की बात है, उसमें त्रिवर्ग पुरुषार्थ की बात है, वो हमारा रचनाओं का आधार है। तो इसके लिए धर्म, अर्थ और काम, तो अर्थ पुरुषार्थ के लिए हमें आज विशेष व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हमारा जीवन, भारतीय जीवन परापूर्व से धर्म केंद्रीय रहा, तो हमें काम और अर्थ भी अच्छी तरह से प्राप्त होते रहे। आज पश्चिम के आधिपत्य के कारण से, शिक्षा पर आधिपत्य के कारण से हमारा संपूर्ण जीवन ही अर्थ केंद्रीय बन गया, और काम ने हमने महत्वपूर्ण प्रेरणा माना, धर्म की उपेक्षा की। इसको करने के लिए कि धर्मानुकूल अर्थ पुरुषार्थ की व्यवस्था करना, इसको लेकर खास योजना बनानी पड़ेगी, खास व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके लिए हम कभी विचार कर सकते हैं कुबेर विद्यापीठ, माने जो धन का स्वामी है। हाँ, हम में भी धन का स्वामी होना चाहिए, धन के दास नहीं। ऐसे धन का कुबेर विद्यापीठ, हमारी संपत्ति शुभ होनी चाहिए, इसलिए श्रीनिधि विद्यापीठ। ये सारी संपत्ति, ये सारा धन वैभव हमें प्राप्त हो सकता है उद्योग से, और उद्योग की देवता है विश्वकर्मा, तो विश्वकर्मा विद्यापीठ। ये सारे अर्थ पुरुषार्थ के हैं। फिर हमारे आचार विचार को ठीक करने के लिए संप्रदाय विद्यापीठ भी हो सकता है। इन विद्यापीठों की बात हम अगले चिंतन सत्र में थोड़ी विस्तार से करेंगे। तो शिक्षा की व्याप्ति कैसी हो सकती है और उसको हम राम विद्यापीठ की रचना में कैसे समाहित करेंगे, इसका हम विचार करेंगे। तो ये कुबेर विद्यापीठ, श्रीनिधि विद्यापीठ, विश्वकर्मा विद्यापीठ, वो जितने भी कहें वो राम विद्यापीठ के अंग प्रत्यंग ही होंगे। तो इसकी रचना भी हमें विचार में तो लेनी होगी। ऐसा एक जो नेटवर्क है, विभिन्न स्तर, विभिन्न आयाम, विभिन्न लक्ष्य, इस प्रकार के सभी आयामों को संकलित करने वाला केंद्रवर्ती राम विद्यापीठ होगा, ऐसी कल्पना करके हम आगे का चिंतन करेंगे। क्योंकि अब ये ज्ञानात्मक के साथ साथ व्यावहारिक स्तर का भी चिंतन हमारा होने लगेगा। मुझे लगता है अभी समय हो गया है, तो मैं रुकती हूँ। आप इस विषय पर अपना चिंतन करते रहें, और हम आगामी सत्र में ये पूरा नेटवर्क कैसा होगा इसका विचार करेंगे। अभी रुकती हूँ। जिज्ञासा समाधान के लिए, अभिप्रायों के लिए, सुझावों के लिए सत्र खुला है। नमस्कार। अपना हैंड राइज करेंगे जी, अविनाश जी। जी भाई नमस्कार। अविनाश फटक, बीकानेर। हाँ बोलिए। अन्य अध्येताओं की तरह मैं भी लगभग इन तीनों, राम विद्यापीठ, पितामही विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ से सभी सत्र में लग रहा।
जी। लेकिन इनको ताई मैं सूत्रबद्ध नहीं कर पा रहा हूँ एक साथ। हालांकि तीनों के विषय अलग अलग हैं, हाँ ये तो हाँ। समझ में आ रहा है, लेकिन इसको अगर ये कहें कि एक इसमें लेना सूत्रबद्ध, तो वो कैसे? मेरी ज्ञान की हाँ, सीमा बहुत सीमित है, ये मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, धीरे 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 उसका विकास और विस्तार तो हो ही रहा है। इसका भी अनुभव आप भी कर रहे हैं, आपके प्रश्न सुनने वाले बाकी सब भी कर रहे हैं। एक सूत्र में माने ऐसा है कि समग्र शिक्षा योजना या राम विद्यापीठ एक वट वृक्ष का मुख्य तना है, ऐसा मानो। तो फिर इसकी प्रमुख शाखाएं हैं अभी पितामही विद्यापीठ और व्यास विद्यापीठ। तो इन तीनों का जीवन रस तो एक ही है। वो वट वृक्ष का बीज, वो वट वृक्ष का बीज तो एकदम छोटा सा काले रंग का होता है, जो उसके फल में पूरा भरा हुआ होता है। उस छोटे से बीज से ये इतना बड़ा तना बना है, इसकी शाखाएं उपशाखाएं असंख्य बनी हैं, और फिर वो शाखाएं नीचे उतर उतर कर भूमि में जाती हैं, तो एक नए वृक्ष का निर्माण हो जाता है। इस वट वृक्ष के रूप में आप इन तीनों को अभी देखो कि वो जो काले छोटे से बीज के अंदर जो है वही अध्यात्म है, वही आत्म तत्व है, जिससे ये सारा इतना बड़ा वट वृक्ष फैलता है। इस रूप में इसको एक दूसरे से संबंधित मानना है। वो प्रशाखाएं हैं, उसका भी मूल तो वह बीज ही है, तना है उसका बीज, मूल भी, उसका जीवन रस भी उस बीज से ही आता है। एक ही बीज से मुख्य तना भी बना है, दो शाखाएं भी बनी है, आगे भी इसकी उपशाखाएं बनेंगी, और फिर उसमें पत्र पुष्प फल भी आएंगे, और उन फलों में नए बीज होंगे, और इन बीजों से फिर से वट वृक्ष उगते रहेंगे, फैलते रहेंगे, और पूरे देश को और संसार को वे अपने अपने आगोश में लेंगे। उसी को तो कहते हैं कि पूरे विश्व को लाभान्वित करो। ठीक है, ठीक। अब ये जरा बड़ी कल्पना है, तो बड़े बनो, बड़ा सोचो, दूर की देखो, बड़ा देखो और बड़ी कल्पना करो, तो बड़ा होगा। मराठीमध्ये म्हणतात ना, एकवटून नाही येते म्हणून मी विचारलं. हाँ, येईल येईल, हळूहळू येईल, हळूहळू येईल। केसरी जी। जी नमस्कार ताई जी। नमस्कार। ताई, आपने अभी एक उल्लेख किया था मनो का व्यापार, तो उसमें काफी कुछ बात भी आई, और ये जो मनो का व्यापार है वो अव्यवस्थित हो, तो उसको व्यवस्थित करने के उपाय के तौर पर क्या होता है? थोड़ा सा उस पर एक बार और बात। वह मन को ठीक करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। घर की शिक्षा में, विद्यालय की शिक्षा में, समाज की शिक्षा में, वह सर्वत्र हमारे यहाँ फैला हुआ था। घर में आज्ञा पालन, संयम, नियम पालन, अनुशासन, श्रम करना, इस रूप में अच्छी आदतें निर्माण करने के रूप में था कि मन में आए ऐसा नहीं करना। ये एक उसका सूत्र है। विद्यालय में भी गुरु की आज्ञा का पालन करो, व्यवस्था का पालन करो, नियम पालन करो, धर्म तत्व को जानो, ये उसका विद्यालय में होने वाला है। और मंदिर तो आपकी नीति, अनीति, सदाचार, सद्गुण, इसका नियामक होता ही है। तो हमारे सारे धर्म ग्रंथ ये धर्म का ही विषय है, और यह मन संयम का विषय है। उन सब के लिए एक विषय यदि बनता है तो वह योग है। योग की सही अर्थों में शिक्षा होगी तो मन ठिकाने आएगा, परंतु सही शिक्षा नहीं हो रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं। परंतु होती भी रही है पूर्व काल से, ये भी हमने देखा है। विद्यालय में नैतिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, इस नाम से सद्गुण सदाचार की शिक्षा, मन संयम की शिक्षा, ये तो बहुत होती रही है। इसको घर में,
विद्यालय में और समाज में देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा विषय है। आप ग्रंथमाला में मनोमय आत्मा का विकास ये विषय पढ़ते ही हैं, उसमें इस विषय की सांगोपांग चर्चा की गई है। जी जी। हाँ जी, और किसी को जिज्ञासा, प्रश्न? हैंड राइज करेंगे। जी गणेश जी। हाँ गणेश जी पूछिए। हाँ प्रणाम ताई, मैं रामचंद्र भोसले सातारा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी ताई, जैसे कि अर्थशास्त्र में हम चाणक्य को गुरु मानते हैं और धर्म के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा हो इसके लिए विश्व भर में उनको वंदनीय मानते हैं। ऐसे और कौन गुरु है या ज्ञान है जो अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र के अनुसार चल रहा है? ऐसे कौन से और हो सकते हैं विषय और गुरु? चाणक्य से पहले उनका जो स्रोत रहा है, शुक्र नीति रहा है, कामंडकीय नीति सार रहा है, और महाभारत सबसे बड़ा है। और हमारे उपवेद जो हैं, 4 उपवेद हैं, उसमें से शिल्प वेद को अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। वे इसके पूर्व के स्रोत हैं। बाद में शास्त्रीय पद्धति से अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया गया है। वर्तमान समय में दीनदयाल उपाध्याय, दत्तोपंत ठेंगड़ी, FG बोकारे, ऐसे अनेक लोगों ने, आर्नोल्ड टॉइनबी, ऐसे कुछ लोगों ने कुछ आयामों में विचार करना शुरू किया है। इनमें से ये जो मैंने एकात्म मानव दर्शन के अनुसार जो एकात्म अर्थ नीति है, उसके प्रणेता जो है दीनदयाल उपाध्याय, उनको हमने विशेष रूप से अध्ययन का विषय बनाना चाहिए। उसमें हमारा ज्ञान सागर में पूरा अर्थशास्त्र विभाग है। उसमें हिंदू अर्थ चिंतन, बजरंग लाल जी गुप्ता का, गोविंद महादेव जोशी का हिंदुओं का अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, ऐसे 100 वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथों का अनुवाद भी उसमें दिया गया है। आध्यात्मिक अर्थशास्त्र, ऐसा गोविंद नीलकंठ हड़प का भी एक ग्रंथ उसमें है। ये सब अर्थशास्त्री नहीं है, परंतु अर्थशास्त्र का विचार आज के समय में प्रस्तुत करने वाले लोग हैं। जी ताई। जी, और किसी को प्रश्न, जिज्ञासा, अभिप्राय? गणेश शेट्टी का क्या हुआ? नहीं, वो आज वो सब आए हैं ना, तो एक इसमें जुड़े हैं ज्यादा लोग। हाँ हाँ, तो इसलिए गणेश जी में रामचंद्र जी होंगे जुड़े हुए। ठीक है, समय हो गया। हाँ।